जब परिवार छुट्टियों के लिए इकट्ठा होते हैं तो साथ में मुख्य यादें बनाने के लिए अक्सर मनोरंजक गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। जोन्स परिवार ने नारीफारी गुफा में जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार को इससे होने वाली विनाशकारी हानि का सामना करना पड़ेगा। यह नटी पटी गुफा त्रासदी का घातक परिणाम है। जॉन जोन्स कुछ पारिवारिक मनोरंजन के लिए तैयार थे जब उन्होंने सॉल्ट लेक सिटी के पास यूटा रेगिस्तान में नटी पटी गुफा का पता लगाने का फैसला किया। वह पहले इस विशेष गुफा में नहीं गया था, लेकिन उसने और उसके भाई जोश ने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय यूटा की विभिन्न गुफाओं में बिताया था। वह खुद को एक अनुभवी गुफावासी मानते थे। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी खोज धीमी हो गई थी। उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा था और वह वर्तमान में वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मेडिकल छात्र था। इससे उनका नियमित कार्यक्रम व्यस्त हो गया, जिससे गुफाओं की खोज के लिए बहुत कम समय बचा। थैंक्सगिविंग अवकाश के दौरान वह छुट्टियों में परिवार के साथ आराम करने के लिए घर लौट रहा था। उन्होंने नटी पटी में एक दिन लंबी पैदल यात्रा और खोज की योजना बनाई, जिसे अधिकांश लोगों द्वारा शुरुआती गुफा माना जाता है। गुफा के मुख्य क्षेत्र सभी के लिए दिलचस्प थे। वहां भूल भुलैया कक्ष था, जिसमें बड़े पत्थरों के चारों ओर खुले स्थान और सुरंगें थीं। वहां एक बड़ा ढलान वाला क्षेत्र था जिसे स्लाइड कहा जाता था, जहां पूरा कमरा आपको नीचे मार्गदर्शन करने के लिए एक रस्सी के साथ 45 डिग्री के कोण पर नीचे की ओर झुका हुआ था। यह गुफा प्रणाली अधिकांश पारगमन योग्य क्षेत्रों में अच्छी तरह से मैप की गई थी। ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्र भी थे जो अधिक चुनौतीपूर्ण थे, जैसे बर्थ कैनाल या आओर्टा क्रॉल। ये क्षेत्र तंग थे और वहां से गुजरना मुश्किल था, इसलिए केवल अधिक अनुभवी गुफाएं ही इन मार्गों से गुजरने का प्रयास करेंगी। जहां चुनौतियों के बावजूद लोग अभी भी खुद को इन सुरंगों में फंसा हुआ पाते हैं। नारीफारी को हाल ही में जनता के लिए वापस खोल दिया गया था, क्योंकि कैवर्स के इन कठिन निचोड़ने में फंसने के कारण कई वर्षों तक बंद रहा था। कुछ के लिए वे पार करने योग्य थे, लेकिन दूसरों को लगेगा कि उनके कंधे या कूल्हे पास नहीं होंगे, चाहे वे चट्टान के खिलाफ कितनी भी जोर से खींचे। संकीर्ण जगह में खुद को फंसाने के बाद वे पूरी तरह से फंस गए थे, जिससे पीछे की ओर बढ़ने के लिए गंभीर सहायता की आवश्यकता थी। इन बचावों के कारण एक नई परमिट शैली प्रविष्टि की आवश्यकता थी, जिसमें प्रति समूह 2 अनुभवी कैवर्स को सूचीबद्ध किया गया था। जोश ने 24 नवंबर 2009 को थैंक्सगिविंग से पहले मंगलवार को घूमने के लिए एक समूह के लिए परमिट प्राप्त किया था। जॉन की गर्भवती पत्नी एमिली अपनी 1 साल की बेटी लिजी के साथ घर पर ही रुकी थी, ताकि उसके साथ अधिक आरामदायक शाम का आनंद ले सके। उनके 11 परिवार और दोस्तों का समूह मुख्य खुली गुफा खंडों में शुरू हुआ। आखिरकार जॉन और उसके भाई जोश 2 दोस्तों को और अधिक चुनौतीपूर्ण सुरंगों को खोजने के लिए ले गए। उन्होंने जन्म नहर के बारे में कहानियां सुनी थीं और इसके स्थान के लिए मानचित्र से परामर्श लिया था। यह एक लंबे तंग मार्ग के रूप में जाना जाता था, जिसके अंत के पास विशेष रूप से कड़ा दबाव था। यदि आप सबसे संकरे हिस्से से आगे निकल सकें तो अंत में खड़े होने और घूमने के लिए एक छोटा सा कमरा होगा। वे जानते थे कि जन्म नहर तंग होगी और अनुभवी कैवर्स के लिए भी घबराहट पैदा कर सकती है। वे इस विशेष सुरंग को खोजने की कोशिश में फैल गए। जॉन और जोश ने लगभग 15 फीट तक एक छोटी सुरंग से गुजरते हुए बाईं ओर का रास्ता अपनाया। यह अगले 10 फीट तक कई ऊंचाइयों में ऊपर नीचे लहराता रहा। वहां चट्टानें उभरी हुई थीं और कड़ा दबाव था, जिसके कारण कंधों को पार करने के लिए उनके शरीर को कई दिशाओं में मोड़ना पड़ता था, फिर कूल्हों को मोड़ना पड़ता था और अंत में पैरों को मोड़ना पड़ता था, ताकि वे उचित दिशा में झुक सकें। यह केवल आपके शरीर को एक तंग छेद के माध्यम से बलपूर्वक खींचने का मामला नहीं था। इस क्षेत्र को कॉर्कस्क्रू कहा जाता था, क्योंकि जो लोग इससे गुजरे थे वे छोटे और लचीले थे, जो घबराहट पैदा करने वाली बाधाओं के बीच धीरे धीरे पैंतरेबाजी करने के लिए अपने सभी कौशल का उपयोग करते थे। कॉर्कस्क्रू क्षेत्र के बाद मार्ग लगभग 5 फीट ऊपर की ओर झुक जाता है।
फिर बाईं ओर 90 डिग्री के तेज मोड़ के साथ एक चट्टान की कगार पर नीचे की ओर मुड़ जाता है। अब तक कैवर्स कॉर्कस्क्रू के बाद इस छोटे से क्षेत्र का उपयोग जरूरत पड़ने पर खुद को वापस मोड़ने और कठिन खंड से वापस जाने के लिए करते थे। 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क नाम का एक 16 वर्षीय लड़का इस कॉर्कस्क्रू सेक्शन में फंस गया था। वह केवल 5'7" लंबा था और उसका वजन 140 पाउंड था, लेकिन जब वह मुड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसे चोट लग गई। बचाव कर्मियों को उसे मुक्त कराने में 14 घंटे लग गए। जॉन ठीक उसी स्थान पर था जहां ब्रॉक घूमने की कोशिश में फंस गया था। चूंकि जॉन 6 फीट लंबा और 200 पाउंड का था, वह वास्तव में जानता था कि सुरंग के इस हिस्से में घूमना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। वह 12 इंच ऊंचे स्थान पर था, जहां उसके दबे हुए शरीर के लिए पर्याप्त पार्श्व क्षेत्र नहीं था कि वह गेंद को मोड़ सके। वह कगार क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा और उसके शीर्ष पर दब गया। यह एक तंग क्षेत्र था जहां से गुजरना संभव था, लेकिन उसने सोचा कि वह इसे नीचे से खुला हुआ देख सकता है। उसने अपने पेट को चूसा और अपने आप को दबाव के माध्यम से दबाया, अपने सामने चट्टानों पर आगे की ओर खींचा। वह अब नीचे की ओर सिर झुकाकर आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आगे मुड़ने के लिए कोई क्षेत्र है। जॉन को यह पता नहीं था, लेकिन इससे पहले कभी किसी ने भी इस कगार को पार नहीं किया था। वह पूरी तरह से अज्ञात क्षेत्र में था। बेहद तंग और असुविधाजनक स्थिति में होने के बावजूद जॉन ने अपना संयम बनाए रखा। उन्हें यकीन था कि आगे एक खुलापन होगा। पूरे समय उसे लगा कि वह जन्म नहर के किसी हिस्से में है, जहां कई गुफाओं में फंसे हुए लोगों को संकीर्ण सुरंग में फंसा हुआ महसूस हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वे बिल्कुल ठीक हो गए। एक बार जब वह एक तंग क्षेत्र से गुजरा तो वह इस सुरंग के नीचे की ओर खिसकना शुरू कर दिया। वह लगभग हाथ के बल खड़ा था, अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि पीछे की ओर कैसे धकेलना है। वह अभी भी मुड़ नहीं सका और अब वह उल्टा था। गुरुत्वाकर्षण उसके 200 पाउंड के शरीर को उसकी भुजाओं की घटती ताकत के विरुद्ध खींच रहा था। उसने अपने भाई जोश को चिल्लाकर कहा कि वह उसका पीछा न करे, बल्कि वापस बाहर चला जाए। उन्होंने उसके विकल्पों पर चर्चा की और फैसला किया कि आगे बढ़कर बदलाव लाने की कोशिश करना सबसे अच्छा विचार है। वह इस समय अपने कंधों और सिर के बल गिर रहा था और उसे इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक कदम उठाने की जरूरत थी। उसके हेडलैम्प ने उसे आगे फर्श में एक छेद की झलक दी, जिससे बड़ी जगह बन सकती थी। वह अब थोड़ा अधिक आशान्वित महसूस कर रहा था, यह सोचकर कि वे थैंक्स गिविंग डिनर पर इस दुस्साहस पर हंस रहे होंगे। उसने थोड़ा सा मोड़ लिया और छेद की ओर बढ़ा। वास्तव में वह इस सुरंग के छेद में कैसे पहुंचा, यह अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि वह फिसल गया होगा, उसके सिर पर चोट लगी होगी और तंग जगह में फंस गया होगा। दूसरा विचार यह था कि उसने छेद में देखा, लेकिन उसने जो देखा उसे गलत समझा, यह सोचकर कि यह एक छेद था, न कि केवल मृत और फिशर। किसी भी तरह जॉन इस सुरंग के तल में एक छोटे से उद्घाटन में पहुंच गया था, जो असंभव रूप से संकीर्ण था। केवल 18 इंच x 10 इंच, एक लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन से ज्यादा बड़ा नहीं। जॉन ने खुद को 70 डिग्री के कोण पर लगभग पूरी तरह से उल्टा फंसा हुआ पाया। उसने खुद को इस छेद से बाहर वापस ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश में कुछ समय बिताया था। यह थका देने वाला था। उसकी भुजाएं बेकार स्थिति में टिकी हुई थीं, एक उसकी छाती के नीचे मुड़ी हुई थी और दूसरी उसकी बगल में एक चट्टान पर फंसी हुई थी। उसने दीवारों पर जोर लगाया और तुरंत महसूस किया कि उसके सारे प्रयास उसे उथली सुरंग में 5 फीट ऊपर नहीं ले जा सकेंगे। उसकी पिंडलियां और पैर अभी भी मार्ग में स्वतंत्र थे, लेकिन उसके पैर अब केवल 8 इंच चौड़े छेद के सबसे छोटे हिस्से में फंसे हुए थे। वह फिर से जोश के लिए चिल्लाने लगा। उसके भाई को पता था कि वह पलटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसका जैल अच्छा संकेत नहीं था। जोश ने इस तंग जगह में वापसी की और कॉर्कस्क्रू पथ को पार किया, लेकिन अपने भाई के विपरीत इस बार वह सबसे पहले आगे बढ़ा। वह कगार के ऊपर से जॉन की आवाज की ओर बढ़ता रहा। आखिरकार उसे एक चिंताजनक दृश्य देखने को मिला। वह देख सकता था कि उसके भाई के पैर का सिरा चट्टान से बाहर निकल रहा था, मानो उसने उसे पूरा निगल लिया हो।
वह तब तक आगे बढ़ा जब तक कि उसके पैर जॉन के एक पैर को निचोड़ नहीं सके। उसने पकड़ने और ऊपर खींचने की कोशिश की, जबकि जॉन ने अपनी तरफ से धक्का दिया। कई व्यर्थ प्रयासों के बाद वे दोनों थका हुआ और निराश महसूस कर रहे थे। जोश देख सकता था कि यह बहुत गंभीर था और उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें पेशेवर मदद की आवश्यकता होगी। वे इस बात पर सहमत हुए कि जोश को मदद लेनी चाहिए और जॉन को शांत और तनाव मुक्त रहने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। जब जोश मदद के लिए गया तो परिवार के अन्य दोस्तों में से एक जॉन से बात करने के लिए क्षेत्र में गया और उसे बताया कि वह अकेला नहीं था। कई घंटों तक जॉन बस उल्टा फंसा रहा। उसका ध्यान ज्यादातर सांस लेने के काम पर केंद्रित था। दरार ने उसकी छाती को जकड़ लिया था, जहां केवल उथली सांसें ही संभव थीं। आगे बढ़ने के उसके सभी प्रयासों ने वास्तव में उसे दरार में और गहराई तक स्थापित कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुत्वाकर्षण ने उसे सुरंग की खुरदरी दीवारों के खिलाफ खींचना जारी रखा और उसके थके हुए शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक बार मदद पहुंचने के बाद पहली गुफा बचावकर्ता सूसी माटोला उस स्थान पर पहुंची जहां जॉन फंस गया था। अब सुबह के 12:30 बज रहे थे और जॉन 3 घंटे से उलटा पड़ा था। सूसी केवल 5 फीट 3 इंच लंबी थी, इसलिए कॉर्कस्क्रू क्षेत्र के माध्यम से अपना काम करना उसके लिए बहुत आसान था। अगर वह भी फंस जाती तो एहतियात के तौर पर उसके टखनों में रस्सियां बांध दी गई थीं। उसने देखा कि जॉन कैसा कर रहा है और उसे बताया कि वे उसे बाहर निकाल देंगे। उसे यह सोचकर थोड़ी राहत की लहर आई होगी कि पेशेवर मदद आ गई है और वह जल्द ही इस जाल से मुक्त हो जाएगा। सूसी ने अपने पैरों के चारों ओर जाल की पट्टियां बांधी और फिर उसे वापस उस गड्ढे में डाल दिया जहां से सुरंग शुरू हुई थी। जॉन को फिशर से बाहर निकालने के लिए रस्सियों को खींचने के कई प्रयास किए गए। जॉन पर किसी भी प्रभावी रिहाई के लिए रस्सियों पर बहुत अधिक घर्षण था। पूरी सहायता के लिए उसकी भुजाओं का उपयोग किए बिना उसे अभी भी पिन किया गया था। कुछ चीजों का प्रयास करने और कई आक्रामक विकल्पों पर विचार करने के बाद जॉन को ऊपर उठाने और बाहर निकालने में मदद करने के लिए एक धमकाने वाली प्रणाली को शामिल करने का निर्णय लिया गया। 5 साल पहले जब ब्रॉक क्लार्क फंस गया था तो एक धमकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। भले ही उनके पास मदद करने की योजना थी, लेकिन यह काम करने के लिए एक आसान स्थान नहीं था। उपकरण के प्रत्येक टुकड़े को प्रवेश द्वार से लाना होगा, जिसे कॉर्कस्क्रू के दूसरी तरफ तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। सुरंग बेहद तंग थी और केवल छोटे बिजली उपकरण ही अंदर और बाहर ले जाए जा सकते थे। एक समय में सहायता के लिए केवल एक ही व्यक्ति वहां मौजूद हो सकता है और मार्ग से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए उन्हें छोटा या लचीला होना होगा। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। प्रत्येक बुली को स्थापित करने में असाधारण समय लगा। इस दौरान कैवर्स जॉन के साथ बात करने, उसे सांत्वना देने और उसे शांत रखने और बात करने के लिए कहानियां साझा करने की कोशिश कर रहे थे। वह एक धर्मनिष्ठ मॉर्मन था और सांत्वना पाने के लिए प्रार्थना और गायन में समय बिताता था। जॉन ने उल्टी रात बिताई थी और इस स्थिति को झेलने के लिए शरीर की शारीरिक सीमाओं के लक्षण दिखा रहा था। मानव शरीर बहुत समय तक उल्टा रहने के लिए नहीं बना था। पूरे परिसंचरण तंत्र को सिस्टम के माध्यम से रक्त को आगे ले जाने के लिए हृदय से दबाव के स्पंदनों का उपयोग करके डिजाइन किया गया है, जबकि वॉल्व और रेशेदार वाहिकाएं रक्त को रोकेंगी और इसे पीछे की ओर जाने से रोकेंगी। यह एक तरफा प्रवाह सभी ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध रखने और गुर्दे के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए दबाव, गुरुत्वाकर्षण और वाल्व को संतुलित करता है। जॉन का शरीर 12 घंटे से अधिक समय तक गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा था। मस्तिष्क इस तरल पदार्थ के दबाव को झेलने के लिए नहीं बना था। उसके फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो रहे थे और उचित परिसंचरण की कमी के कारण विषाक्त पदार्थ जमा होने लगे थे। उसके अंग उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रहे थे और प्रत्येक सांस ऐसे काम के लिए नहीं बनी मांसपेशियों के लिए एक थका देने वाला प्रयास था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और वह प्रयास से पूरी तरह थक चुका था। पूरी रात वह पूरी तरह से शांत और स्पष्टवादी से असहाय होकर अपने पैर पटकने और मतिभ्रम में बदल गया था।
बचाव कर्मियों को देखना कष्टदायी था। वे असहाय, थके हुए और स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। इस गुफा प्रणाली में हवा गर्म और नम थी। जब आप प्रतिबंधित होते हैं और ठीक से सांस नहीं ले पाते, तो शांति से सांस लेते रहने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन बचाव दल जानते थे कि जरूरत पड़ने पर वे बाहर निकल सकते हैं। जॉन के पास वह विलासिता नहीं थी। वह सांस लेने के लिए अपनी छाती नहीं फैला पा रहा था और उसके चारों ओर की हवा धीरे धीरे अपनी ऑक्सीजन सांद्रता खो रही थी। इस दौरान जहां जॉन फंसा हुआ था, वहां एक वायर्ड टेलीकॉम सिस्टम लाया गया। उनकी पत्नी ने उनसे बात की और उन्हें आगे बढ़ने और वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जॉन ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उसके साथ बाहर आएगा। उस दिन शाम 4 बजे तक आखिरकार उन्हें उसे हिलाने के लिए पुली नहीं मिली। जब सिस्टम प्रयास के लिए तैयार था, तब रयान शर्ट्स सुरंग में थे। जॉन का शरीर उद्घाटन के संकरे हिस्से में बैठ गया था, इसलिए जब टीम बाहर से खींच रही थी तो रयान को अपने पैरों को ऊपर धकेलना पड़ा। प्रत्येक उछाल उसे इंच दर इंच छेद से बाहर ले जाता था। इस समय तक जॉन के पैरों में असहनीय दर्द हो रहा था। उसके पैरों में घंटों तक रस्सी बंधी रही और बचाव कर्मियों ने उसे बाहर निकालने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की। वे पूरी तरह से नीले थे और उनकी नाड़ी भी स्पष्ट नहीं थी। फिर भी प्रत्येक टग ने उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि इस समय उसकी नसें अति संवेदनशील थीं। वे उसे खुद को संभालने के लिए एक पल देने के लिए रुके और फिर दोबारा कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि यह काम कर रहा है। अंततः जॉन को इस छेद से बाहर निकाला जा रहा था। उसे इतना बड़ा किया गया था कि रयान नीचे देखकर उससे वास्तविक रूप से आंख मिला सके और गेटोरेड पीने के लिए एक ट्यूब दे सके। यह प्रयास बेहद धीमी गति से चल रहा था और वे सभी इस कठिन प्रयास से थक गए थे। रयान केवल 12 इंच ऊंची एक सुरंग में फंसा हुआ था और उसका सिर जॉन के पैरों के पास था, क्योंकि वे उसे धीरे धीरे 10 इंच की तंग दरार से बाहर निकाल रहे थे। हालांकि वे उसे उठाने में कुछ प्रगति कर रहे थे, लेकिन वे उसे बाहर निकालने के करीब नहीं थे। उसके पैर उसकी सुरंग के ऊपर निचली छत से टकरा रहे थे और उन्हें मार्ग में मोड़ना असंभव था। 19 घंटे तक उलटे रहने के बाद अब उसका अपने पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। उसके घुटनों को बगल की ओर मोड़ने में उसकी मदद के बिना वे उसे वापस गलियारे में लाने के लिए उसके पैर तोड़ने पर दृढ़ता से विचार कर रहे थे, क्योंकि जॉन के लिए समय समाप्त हो रहा था। फिर अचानक अंधेरे दर्द के एक क्षण में रयान अचेत हो गया। जब वह पास आया तो उसका भारी खून बह रहा था और वह भ्रमित था। रस्सी जिसने गुंडे को गुफा में एक प्राकृतिक मेहराब वाले हिस्से से बांध रखा था, टूट गई और कैराबिनर से टकराकर सीधे रयान के चेहरे पर जा लगी। उनके चेहरे, होंठ और जीभ को नुकसान पहुंचा, साथ ही चोट भी लगी। उसे जल्दी से वहां से निकलना था। जॉन वापस वहीं आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। पूरी तरह से सुरंग में फंस गया था और उसकी बाहों का रक्त संचार कट गया था और उसके पैर पूरी तरह से मृत हो गए थे। वह किसी भी तरह से खुद को मुक्त कराने में असमर्थ था। इस क्षण से जॉन जोन्स के अंतिम निधन की शुरुआत हुई। गड्ढे में रयान की जांच करने और फिर उसे अस्पताल भेजे जाने के बाद उसके पिता डेव ने जॉन के साथ मार्ग में उसकी जगह ली। धमकाने वाली रेखाओं को फिर से स्थापित करने में 1 घंटा लग गया और डेव ने जॉन के शरीर के चारों ओर एक रस्सी बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी को उसके घायल धड़ से पार नहीं कर सका। जब भी डेव जॉन के साथ था, वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इस पूरे ऑपरेशन में जॉन को प्रभावी ढंग से बचाने के लिए उसकी मदद की आवश्यकता थी। उसके 200 पाउंड 6 फुट के शरीर को बिना धक्का दिए और किसी तरह से खुद को संभालने की कोशिश किए बिना उठाने का कोई रास्ता नहीं था। जॉन को बांधने की डेव की कोशिश में वह खुद करीब 15 मिनट तक फंसा रहा। इस आदमी को बचाने में मदद करने के उनके बेताब प्रयास ने उनके बेटे और खुद दोनों को खतरे में डाल दिया था। यह एक विनाशकारी वास्तविकता थी। एक बार जब उसने खुद को 12 इंच की सुरंग में वापस धकेल दिया तो वह थक गया और उसे वहां से निकलना पड़ा। ब्रैंडन कोलिस ने उनकी जगह ली और दूरसंचार प्रणाली लाए ताकि जॉन का परिवार उनसे बात कर सके। उनकी पत्नी एमिली ने अपने प्यार का इजहार किया और उनसे कहा कि वह अपने सभी प्रयासों के बाद एक ब्रेक लें और आराम करें।
उसे अब भी सचमुच विश्वास था कि वह बाहर आएगा, लेकिन ब्रैंडन वह देख सकता था जो वह नहीं देख सकती थी। जॉन अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था और जीवन का कोई संकेत नहीं सुना जा सकता था। पिछले कई घंटों में रियान ने उन घरघराती सांसों के बारे में बताया जिनसे जॉन जूझ रहा था। अब वहां सन्नाटा था। बचाव दल गुफा के अंदर गड्ढे वाले क्षेत्र में एकत्र हुआ और स्थिति पर चर्चा की। यह निर्धारित किया गया था कि एक चिकित्सा पेशेवर को यह पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि वह वास्तव में मर चुका है। जो संदेह था उसकी पुष्टि करने के लिए एक अर्ध चिकित्सक को तंग अनुभाग में भेजा गया था। बुधवार 25 नवंबर को 11:56 बजे जॉन जोन्स को मृत घोषित कर दिया गया। बचाव दल ने जॉन को मुक्त कराने के लिए लगातार 24 घंटे तक काम किया, लेकिन उसकी उलटी स्थिति के कारण यह संभव नहीं था। घड़ी टिक टिक कर रही थी और उसका समय खत्म हो गया था। जॉन उलटी स्थिति में असाधारण रूप से 27 घंटे तक जीवित रहे, जो कि अनुमान से 3 गुना अधिक है। जो 6 बचावकर्मी वास्तव में उस पत्थरीली जेल में जॉन तक पहुंचे, वे वास्तव में वीर थे। उन्होंने जानबूझकर खुद को गुफा के एक ऐसे हिस्से में रखा जो कई झात खतरों से अछूता था। वे अपने प्रयासों में निस्वार्थ थे, शांत स्वभाव बनाए रखते थे और असंभव प्रतीत होने वाले बचाव में कभी हार नहीं मानते थे। जब उन्होंने यह निर्धारित कर लिया कि शरीर को पुनर्प्राप्त करना असंभव होगा, तो जॉन को अनंत काल के लिए नरीफरी गुफा के एड के पुश सेक्शन में आराम करने के लिए छोड़ दिया गया।